हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल और आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ ऑफिशियल वैक्सीन्स। तो वैक्सीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी तरीके से हम देखेंगे कि कैसे हम एग्जाम में स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन के ऊपर नोट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टोरेज कंडीशन और स्टेबिलिटी दो अलग टर्म है। तो स्टोरेज कंडीशंस की हम बात करें तो उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना जरूरी होता है और इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें मदद मिलेगी। जैसे कि वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर को एक्सप्लेन करना है स्टोरेज कंडीशन में, कंटेनर फॉर वैक्सीन स्टोरेज, ऑफिशियल वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर, कौन कौन सी ऑफिशियल वैक्सीन हैं, इसमें रेफ्रिजरेटर क्या होता है, फ्रीजर टेम्परेचर क्या होता है, फिर कोल्ड चेन लिंक क्या है, डोंट फ्रीज का एक इंपॉर्टेंट जो है स्पेसिफिकेशंस होता है, फिर गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स जिसको कि हम राइट WRITE के थ्रू 5 पॉइंट्स को एलेबोरेट कर सकते हैं एग्जाम्स में। फिर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या है, टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, वैक्सीन की कितने तरीके की स्टेबिलिटी जरूरी होती है इनको देखेंगे और इस तरीके से फैक्टर्स और वैक्सीन स्टेबिलिटी जो है स्टोरेज के कंबाइन एक आंसर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी एक्चुअली टाइम को इंडिकेट करती है, मतलब कि आपकी जो वैक्सीन है वो सेल्फ लाइफ या उसकी एक्सपायरी डेट कितनी होगी वो स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम एग्जाम में, तो स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, या हम इसको बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है, इट इज द टाइम in which vaccines retain same properties and characteristics as during the manufacturing time। मतलब ये वो टाइम होता है स्टेबिलिटी का कि जिस ड्यूरेशन में वैक्सीन की जो प्रॉपर्टी होती है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो रिटेन होती है, मेंटेन्ड होती है ड्यूरिंग द स्टोरेज या ड्यूरिंग द आपका सेल्फ लाइफ, जब उसको स्टोर करके रखते हैं तो वही स्टेबिलिटी होती है। तो वो स्टेबिलिटी, वो टाइम कितने लंबे समय तक यदि हम देखें तो जो उसकी एक्सपायरी डेट से पहले वो गड़बड़ ना हो प्रोडक्ट, तो वो उसकी स्टेबिलिटी स्टडी कहलाती। तो स्टेबिलिटी को सिंपली डिफाइन करने को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है ये टाइम को इंडिकेट करता है, स्टेबिलिटी एक एक्सपायरी डेट को इंडिकेट करता है और सेल्फ लाइफ को इंडिकेट करता है। तो टाइम फॉर द वैक्सीन जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन रखती है एक्सपायरी डेट तक एज इट वाज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में जो स्टैंडर्ड जो उसकी पोटेंसी थी वो। अब कौन कौन सी टाइप ऑफ स्टेबिलिटीज होती हैं, वैक्सीन की स्टेबिलिटी के टाइप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला टाइप फिजिकल स्टेबिलिटी। तो फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फिजिकल इनस्टेबिलिटी क्या होगी, यदि उसमें कोई फिजिकल चेंज आ गया। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन कुछ फिजिकल उसका अपीयरेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये फिजिकल चेंज कहलाता है। तो फिजिकल चेंज अल्टीमेटली जो पेशेंट की जो साइकोलॉजी है उस पर भी इंपैक्ट करेगी, प्लस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को भी इंपैक्ट करती है। तो कोई भी फिजिकल जो है चेंजेस नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग द सेल्फ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइप स्टेबिलिटी जो होती है फिजिकल स्टेबिलिटी। सेकंड होता है केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी क्या होती है वैक्सीन की, केमिकल चेंज का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है डिफरेंट बन जाना, प्रोडक्ट ए से प्रोडक्ट बी बन जाना। तो केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी या केमिकल स्टेबिलिटी किन चीजों से इंपैक्ट हो सकती है, आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, आइसोमराइजेशन और कई सारे केमिकल रिएक्शंस जो है केमिकल चेंज कर सकते। तो ड्यूरिंग द सेल्फ लाइफ आपकी जो वैक्सीन की स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी शुड बी मेंटेन्ड। तो इन पॉइंट्स को आप इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं 1 by 1 एग्जाम में कॉपी में एक्सप्लेन करके। थर्ड, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी का मतलब जो कि उसमें माइक्रोबियल बर्डन है। एक्चुअली वैक्सीन तो ऑलरेडी आपका बैक्टीरियल और वायरल एंटीजन होते हैं लेकिन उनकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती, मतलब डिसीज कॉज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, बस वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती। तो उसके पहले से ही उसमें कोई और माइक्रोबियल बर्डन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप स्टेरलाइजेशन जो है हम उसको स्टेरलाइज कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करना जरूरी होता है। और ड्यूरिंग द स्टेबिलिटी उसमें किसी भी तरीके की माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। दिस इज वी कॉल्ड द माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। फिर नेक्स्ट थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी। थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन किस चीज को इंडिकेट करता है, थेरेपी, मतलब उस वैक्सीन का जो पर्पस है वो इम्यूनिटी को इंपैक्ट करना है या इम्यूनिटी को जनरेट करना है, तो वो उसकी थेरेपी है। तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी, स्टोरेज और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उन सब से इंपैक्ट हो सकता है कि उसका जो डिजायर्ड हमको रिएक्शन चाहिए, जो इम्यूनिटी चाहिए वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी दे, यदि वो नहीं देगी
तो दैट वुड बी द थेरेप्यूटिक इनस्टेबिलिटी कहलाएगी। तो ड्यूरिंग द सेल्फ लाइफ आपकी जो वैक्सीन की स्टेबिलिटी वो थेरेप्यूटिक भी स्टेबल होना चाहिए। देन टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, मतलब कि ड्यूरिंग द सेल्फ लाइफ की ड्यूरेशन में जब हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो वो किसी भी तरीके की टॉक्सिक जो है रिएक्शंस नहीं जनरेट कर सकते। इसको हम क्लिनिकल स्टडी के थ्रू स्टडी ऑलरेडी कर लेते हैं, गाइडलाइंस होती है उनके थ्रू। तो ये 5 ऐसे स्टैंडर्ड आपकी स्टेबिलिटी है वैक्सीन के लिए जो फार्माकोपिया या जो ऑफिशियल बुक्स होती हैं वो डिफाइन करती हैं। तो ये 5 तरीके की स्टेबिलिटी वैक्सीन में होना चाहिए। फिर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब क्या होता है कि उसका जो पावर है उस पर्टिकुलर वैक्सीन का, वो स्टेबिलिटी उसकी जो उसकी पोटेंसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। और पोटेंसी जो है आपका स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो पोटेंसी अल्टीमेटली उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को इम्पैक्ट करेगा। जैसे नॉर्मल हम जो अदर डोजेस फॉर्म होते हैं या अदर जो मेडिसिन होती है हम उनको ले आते हैं, हम कभी ये नहीं बोलते कि वैक्सीन जाके ले आओ हम यूटिलाइज कर लेंगे, नहीं। तो वैक्सीन के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस और स्पेसिफिक स्टोरेज जरूरी होती है। तो वो इसीलिए ये जो आपका टॉपिक है अलग से स्टोरेज कंडीशन और स्टेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल वैक्सीन को हमको अलग से पढ़ना है। फिर स्टेबिलिटी गाइडलाइंस आर देयर। अब स्टेबिलिटी गाइडलाइंस है वैक्सीन के लिए और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए। तो आईसीएच गाइडलाइन के अंतर्गत जो Q5 है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कई बार कि जो Q गाइडलाइन है वो आपकी स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है, और उसकी जो Q5 नंबर की गाइडलाइन है Q टॉपिक के अंतर्गत वो आपके स्टेबिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन है। तो उसके थ्रू हम और WHO गाइडलाइन के थ्रू जो है स्टेबिलिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव्ड रहे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, ऑफिशियल वैक्सीन की स्टेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकता है। अब इन जो फैक्टर्स हैं 7 फैक्टर्स को हम एक एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टोरेज कंडीशन। तो स्टोरेज कंडीशन, अब वैक्सीन के लिए अलग अलग स्टोरेज कंडीशन है, लाइक टेम्परेचर, कंटेनर और उनके स्पेसिफिकेशंस, लेबलिंग, ये सारी चीजें। यदि प्रॉपर स्टोरेज रहेगा तो दैट वुड बी द एडवांटेजियस और स्टेबिलिटी उसकी बूस्ट होगी, एनहांस होगी। और यदि स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर मेंटेन नहीं होंगी सो दिस विल डिक्लाइन द उसकी अल्टीमेटली पोटेंसी और बायोअवेलेबिलिटी को इंपैक्ट करेगी। सेकंड, प्योरिटी। प्योरिटी की हम बात करें तो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जो रॉ मटेरियल है वो हम गुड क्वालिटी और गुड ग्रेड के लेंगे, अच्छी ग्रेड के लेंगे तो प्योरिटी जो उसकी ज्यादा अच्छी रहेगी, तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी भी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो स्ट्रेन जो है कोई भी म्यूटेंट नहीं आना चाहिए उसमें स्ट्रेन में, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर डोजेस फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है वैक्सीन और ड्राइड फॉर्म में, जिसको कि हम लायोफिलाइज्ड वैक्सीन बोलते हैं, उसको फ्रीज ड्राइड करते हैं हम, लायोफिलाइजेशन टेक्निक भी उसको बोला जाता है, ध्यान रखना। तो यदि ड्राइड फॉर्म में है तो उसकी स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म होती है, लिक्विड में भी है तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। फिर फॉर्मुलेशंस की हम बात करें तो फॉर्मुलेशंस में क्या क्या होता है, फॉर्मुलेशन में एक्सिपिएंट हम यूज करते हैं, एडजुवेंट्स यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो वो भी स्टरलाइज्ड होने चाहिए और किसी भी तरीके की इनकम्पेटेबिलिटी नहीं शो करना चाहिए। जैसे कि हम फॉर्मुलेशन में हम बात करें कि आप कई एड्सॉर्बेंट भी हम यूज करते हैं, तो एड्सॉर्बेंट जो है इम्यूनाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि एलम सॉल्ट वगैरह हम यूज करते हैं। फिर स्टेबलाइजर्स भी यूज कर सकते हैं टू एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, ऑफिशियल वैक्सीन। तो स्टेबलाइजर में जैसे कि 2-फेनॉक्सी एथेनॉल का हम यूज कर सकते हैं। फिर कंटेनर्स, तो कंटेनर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें स्पेशली हम ग्लास कंटेनर का यूज कर सकते हैं। ग्लास कंटेनर में भी 4 टाइप के होते हैं जो कि हम स्टोरेज कंडीशन में उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन मतलब कि आपके जो रॉ मटेरियल है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग है, और स्टरलाइजेशन चेकिंग टाइम टू टाइम वैक्सीन में जरूरी होती है। तो ये स्टेबिलिटी के कुछ ऐसे 7 फैक्टर्स हैं जो कि जरूरी होते हैं आपकी ऑफिशियल वैक्सीन की स्टेबिलिटी के लिए। अब हम वैक्सीन की स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन को पढ़े, इससे पहले हम स्टोरेज कंडीशन ऑफ ऑफिशियल वैक्सीन, क्योंकि आपके 2 टॉपिक हैं आपको डिफाइन कर रहे हैं, स्टेबिलिटी से रिलेटेड और दूसरा स्टोरेज कंडीशन ऑफ ऑफिशियल वैक्सीन। तो स्टोरेज कंडीशन ऑफिशियल वैक्सीन की हम बात करें तो उनके लिए स्पेसिफिकेशंस आर देयर, और वो स्पेसिफिकेशंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर, जो आपकी वैक्सीन है जब हम उनको स्टोर कर रहे होते हैं तो वैक्सीन का एक पर्टिकुलर स्टोरेज टेम्परेचर होता है, और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर और आपका फ्रीजर टेम्परेचर क्या होता है। तो वैक्सीन क्या होती हैं आपकी, फ्रेजाइल होती हैं, तो वो मस्ट जो है वो उस रिकमेंडेशन जो कंपनी जो वैक्सीन का ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरर है उसने जो रिकमेंड किया है उस टेम्परेचर में वो मस्ट बी स्टोर्ड।
ठीक है। सेकंड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, लाइट से आपकी जो है प्रोटेक्टेड होना चाहिए ड्यूरिंग द कोल्ड चेन लिंक। आपको बताऊंगा कोल्ड चेन लिंक क्या होती है। रेफ्रिजरेटर वर्सेस फ्रीजर, मतलब कि वैक्सीन जो होती है रेफ्रिजरेटर स्टोरेज टेम्परेचर में भी होती है और फ्रीजर में। तो कौन सी वैक्सीन, कौन सी ऑफिशियल वैक्सीन के लिए रेफ्रिजरेटर रिक्वायरमेंट है, कौन सी वैक्सीन के लिए फ्रीजर रिक्वायरमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, कंटेनर फॉर वैक्सीन स्टोरेज। वैक्सीन स्टोरेज के कंटेनर की हम बात करें तो वैक्सीन स्टोरेज कंटेनर आपके मेटेलिक कंटेनर भी होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर भी होते हैं, ग्लास कंटेनर। तो इसमें हमको ग्लास कंटेनर यूज करते हैं, हम इसमें ग्लास कंटेनर यूज करते हैं। पहला पॉइंट ये बताएंगे। अब ग्लास कंटेनर भी में भी फार्माकोपिया 4 टाइप के ग्लास को डिवाइड करती है, आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 ग्लास कंटेनर जो है, ग्लास कंटेनर हम यूज करते हैं। टाइप 4 ग्लास कंटेनर कभी भी पेरेंटरल के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये जो होते हैं आपके बोरोसिलिकेट ग्लास और एसिड रेजिस्टेंट जो ग्लास होते हैं, जो आपकी एसिडिटी और लीचिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो पेरेंटरल प्रोडक्ट है ये आपके, और दैट में इम्पैक्ट अल्टीमेटली वो उसकी स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगे और प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगे। सेकंड, आपके जो है फोटो सेंसिटिविटी यदि होती है तो उसके लिए हम एम्बर्ड कलर्ड ग्लास यूज करते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है फोटो सेंसिटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, तो एम्बर्ड कलर्ड ग्लास यूज करेंगे। लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा एम्बर्ड डार्क कलर नहीं रखा जाता है। जो आपकी वायल्स होती हैं या एम्प्यूल्स होते हैं, स्पेशली इंजेक्टेबल्स जो होते हैं आपके, और वैक्सीन जो होती हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी जरूरी होती है, उनका दिखना जरूरी होता है, वो विजिबल होना चाहिए। तो एम्बर्ड कलर हम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके वैक्सीन स्टोरेज कंटेनर के लिए, तो कंटेनर शुड बी हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर का मतलब होता है एयर टाइट कंटेनर। पेरेंटरल के लिए और वैक्सीन के लिए हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर हम यूटिलाइज करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखना। हर्मेटिकली सील्ड मतलब वो कोई भी डस्ट पार्टिकल एयर को एंटर्ड नहीं होने देगा, जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट का डिटोरिएशन नहीं होगा आपकी। तो ये हो गया अबाउट द कंटेनर फॉर वैक्सीन स्टोरेज। पहला पॉइंट था वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर। फिर आपका कंटेनर फॉर वैक्सीन स्टोरेज, ऑफिशियल वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि ऑफिशियल वैक्सीन के लिए स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है रेफ्रिजरेटर, जिसको हम कूल टेम्परेचर बोलते हैं, और एक होता है फ्रीजर। ये आपका रेफ्रिजरेटर वर्सेस फ्रीजर जो हम डिस्कस करेंगे। तो रेफ्रिजरेटर या कूल टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ज्यादातर बैक्टीरियल वैक्सीन के लिए जो टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान में रखना है। लास्ट आपके रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट ओनली जीपेट बट ऑल्सो कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं कभी आपका ये लॉकडाउन के कारण, तो उसमें भी कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजर टेम्परेचर होता है मोस्टली आपका -15 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस और अप टू द -20 डिग्री सेल्सियस वो फ्रीजर होता है। अब इसमें जो आपका रेफ्रिजरेटर जो टेम्परेचर होता है, कूल टेम्परेचर, इसमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस तक हम बैक्टीरियल वैक्सीन को स्टोर करते हैं। जैसे कि आपका डिप्थीरिया वैक्सीन हो गया, टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस वैक्सीन हो गया, टॉक्सॉइड हो गया, कोलेरा वैक्सीन हो गई, आपका वैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन वैक्सीन हो गई, बीसीजी वैक्सीन हो गई, रोटा वायरस वैक्सीन को भी हम इसी टेम्परेचर में, और भी कई सारी वैक्सीन है बैक्टीरियल वैक्सीन, जिसको कि हम हेपेटाइटिस वैक्सीन का भी जो स्टोरेज टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है। अब इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कौन सी वैक्सीन आपकी जो है फ्रीजर टेम्परेचर में होती है, तो आपका वेरीसेला, और वेरीसेला ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसको बस याद रखना, जिसमें भी वेरीसेला होगा वो वैक्सीन जो है फ्रीजर टेम्परेचर की जरूरत होती है, मतलब -15 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। तो इसके बाद में इसमें आ जाता है लाइव अटेन्युएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये भी जो है आपका फ्रीजर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। फिर आपका मम्स, मीजल्स, रुबेला या मीजल्स, मम्स, रुबेला और वेरीसेला, मतलब मीजल, मम्स, रुबेला के लिए तो नॉर्मल 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब भी इसमें वेरीसेला का कॉम्बिनेशन आ जाए, एक्चुअली ये टेट्रावेलेंट हो गई जिसमें वेरीसेला भी ऐसा कॉम्बिनेशन में है, तो ये जब भी वेरीसेला वैक्सीन आ गई तो फ्रीजर उसका टेम्परेचर होना चाहिए। फिर जोस्टर वैक्सीन है, उसके लिए भी फ्रीजर टेम्परेचर है। तो कौन कौन सी, वेरीसेला, लाइव अटेन्युएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, और मम्स, मीजल, रुबेला के साथ में कॉम्बिनेशन में वेरीसेला, इसलिए इसका जोस्टर वैक्सीन भी ये। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फोर्थ स्टोरेज के लिए जरूरी होता है, कोल्ड चेन लिंक। स्टार्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपका वैक्सीन की डिलीवरी से लेके पेशेंट के एडमिनिस्ट्रेड तक से लेके देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड चेन लिंक, उसको सिस्टम को हम बोलते हैं, दैट वी कॉल द स्टोरेज कंडीशंस फॉर द वैक्सीन। नेक्स्ट, वैक्सीन में हमेशा एक लेबलिंग होगी जो कि एक इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, डोंट फ्रीज।
तो देयर इज अ लेबलिंग इन द आपका जो वैक्सीन स्टोरेज, डोंट फ्रीज, मतलब फ्रीज नहीं करना, अदरवाइज ये प्रोडक्ट को जो है डीनेचर्ड कर देती है। फिर गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट, गाइडलाइन एंड रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाता है, डब्ल्यू से मतलब जो भी आपके स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो रिटन प्रोटोकॉल होना चाहिए, स्टैंडर्ड गाइडलाइन को फॉलो करने चाहिए, इसमें हम रिटन प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, जो भी वैक्सीन के स्टोरेज से रिलेटेड देखरेख कर रहा होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई इंडिकेट दैट इन इंस्पेक्शन रिगार्डिंग द अलार्मिंग कंडीशन, मतलब टेम्परेचर वेरिएशंस जो है एक से लेके दिन में 2 बार जो ट्वाइस चेक करते रहना चाहिए, यदि थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो इंस्पेक्शन जो है एक यूनिट होना चाहिए और एक पर्सन ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन होना चाहिए जो उसकी देखरेख करे, जिसको हम बोलते हैं टीट, दैट इज ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। ट्रेंड एंड स्किल्ड पर्सन रिक्वायरमेंट होती है जो प्रॉपर ऑफिशियल वैक्सीन के स्टोरेज से रिलेटेड जिसको जानकारी हो और उससे रिलेटेड उसके पास में आइडियाज हो या स्किल्ड हो पर्सन। फिर इंडिकेट द इफेक्टिव एक्शन, यदि कोई भी अलार्मिंग कंडीशन आती है या चेंजेस होता है तो इफेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द स्टोरेज और अगेंस्ट द ओवरऑल प्रोटोकॉल्स, अदरवाइज ये बहुत डिवास्टेटिंग हो सकता है। रीवैक्सीनेशन प्रोग्राम इज नॉट इजी और बहुत इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। तो दीज वर ऑल अबाउट द स्टोरेज कंडीशन में आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपका जो है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी कंबाइंड पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं वैक्सीन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज जो है कि यदि प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज नहीं किया गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहला, इम्प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना और ऐसा प्रोफाइलेक्टिव मतलब डिसीज को प्रिवेंट करना, जैसे कि कोविड वैक्सीन लग रही है कि भविष्य में ना हो, प्रोफाइलेक्शन एक्शन। तो इम्प्रॉपर स्टोरेज और स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो इम्प्रॉपर इम्यूनाइजेशन की समस्या आ जाएगी। सेकंड, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के चांसेस होंगे, दैट इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू टॉक्सिसिटी आउटपुट वुड बी द रिजल्ट, जो उसका होगा ये आपका टॉक्सिसिटी होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है लाइक रीवैक्सीनेशन या जो एक वैक्सीन को डेवलप करने से लेके मार्केट तक लाने की प्रोसेस बहुत ज्यादा आपका जो बोलना चाहिए बहुत उसमें कॉस्टली होती है, तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। फिर पेशेंट इन एश्योरेंस, मतलब अल्टीमेटली पेशेंट की जो एश्योरिटी है वो डिक्लाइन होती है टूवर्ड्स द मेडिसिन, तो ये एक नहीं होना चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग है और वैक्सीन का डेवलपमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, डिफरेंट क्लिनिकल स्टडीज की जरूरत होती है, तो ये सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ड्यूरिंग आप जो है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में। तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात हमने की, वैक्सीन के ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देख लेंगे तो लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो वैक्सीन क्या होती है, बेसिकली एंटीजेनिक प्रिपरेशन होती है, बैक्टीरियल वैक्सीन और वायरल वैक्सीन होती है और टॉक्साइड्स होते हैं। तो टॉक्साइड्स जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो एक तरीके के केमिकल्स रिलीज करते हैं बाहर जिनको हम टॉक्सिन बोलते हैं, उन्हीं से उनको डिटॉक्सिफाई करके जो है हम वैक्सीन बनाते हैं, तो वो टॉक्साइड वैक्सीन कहलाती है। वायरल मतलब वायरस का यूज करके हम उसके एंटीजेनिक प्रोटीन का यूज करते हैं, तो वायरल वैक्सीन और बैक्टीरियल वैक्सीन इस तरीके से। तो वैक्सीन एक एंटीजेनिक एक तरीके के प्रोटीन है, तो इनकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेबिलिटी किस चीज को इंडिकेट करती है, टाइम को इंडिकेट करती है, एक्सपायरी डेट को इंडिकेट करती है और सेल्फ लाइफ को इंडिकेट करती है, और स्टोरेज कंडीशन ही उसके उस टाइम को जो है रिटेन करके रखेगी उसकी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स को। स्टेबिलिटी के टाइप्स की हम बात करें तो 5 होते हैं, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिक, टॉक्सिकोलॉजिकल। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी ऑफ द ड्रग, और पोटेंसी उसकी जो वैक्सीन की पोटेंसी, स्टेबिलिटी जितनी अच्छी कंडीशंस होगी, इसके लिए स्टेबिलिटी गाइडलाइंस आईसीएच गाइडलाइन है, उसकी Q5 क्वालिटी गाइडलाइन में से आपका Q5 गाइडलाइन है जो इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। WHO गाइडलाइंस आर देयर फॉर द स्टडी ऑफ ऑफिशियल वैक्सीन। फिर ये फैक्टर्स है जैसे कि आपका स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के लिए स्टोरेज कंडीशन, प्योरिटी, डोजेस फॉर्म, फॉर्मुलेशन, स्टेबलाइजर्स, कंटेनर, स्टेरलाइजेशन। फिर नेक्स्ट स्टोरेज कंडीशन में 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, स्टोरेज वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर, कंटेनर फॉर वैक्सीन स्टोरेज, ऑफिशियल वैक्सीन स्टोरेज टेम्परेचर, तो आपका रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, और कोल्ड चेन लिंक एंड डोंट फ्रीज। कई बार ये जो है इंडस्ट्रीज में जब आप वाइवा या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब भी वहां पर कोल्ड चेन लिंक क्या होता है ये पूछ लेते हैं। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, ग्लास कंटेनर कौन से यूज करते हैं, कौन से टाइप के ग्लास कंटेनर यूज करते हैं, एम्बर्ड कलर्ड ग्लास क्यों यूज करते हैं, नॉर्मल भी पूछ लेते हैं। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये पॉइंट्स आपको सारे ध्यान रखने। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल वैक्सीन, और इतना नोट्स जो है सफिशियंट है, और आपको प्रेफर करना है तो बुक्स में देख सकते हैं। और आपको यदि लेक्चर समझ में आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।